हमें किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। सीखना इन द सेंस कि किसी का कल्चर अपनाने की जरूरत नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन पूर्ण है उस रूप में। मतलब आप उसे तो पूरा डिस्कवर कर लो एक बार। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, हर चीज बैलेंस में। मतलब अच्छी चीज भी कर रहे हो ना, अति नहीं होनी चाहिए। टेम्परेरी सुख को कि छोटी छोटी चीजों से बढ़िया मसाज वाली चेयर आ गई, उससे सुख मिल गया, है ना। पता नहीं कौन सी नई नई मसाजेस डिस्कवर किए, चलो उससे सुख मिल गया। मस्त सी गाड़ियां आ रही हैं, कार आ रही हैं, लग्जरी कार्स आ रही हैं, उसमें सुख मिल गया। टेम्परेरी सुख वो तलाशे ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली, है ना, कि हाथ में फोन आ गया, वो आ गया, सोशल मीडिया आ गया, लोगों से इंटरेक्ट करना है, सुख मिलेगा लोगों को, है ना, एक दूसरे से मिलकर। हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश की क्लास में हमको देख के कहीं आप चौंक तो नहीं गए कि क्या पंकज सर फिजिक्स छोड़ के अब इंग्लिश पढ़ाने आए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंकज सर आपको इंट्रोड्यूस कराने आए हैं आपके नए इंग्लिश टीचर से। आपको इंग्लिश अब पढ़ाएंगी पलक मैम। मैम कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हैं, लगभग 6 लाख से भी अधिक बच्चों को इंग्लिश पढ़ा चुकी हैं, अब आपको पढ़ाएंगी। तो चलिए आपका आगे का क्लास अब कंटिन्यू करते हैं। Hey everyone, welcome to Physics by पंकज सर। मैं हूं आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। माय डियर क्लास 12 बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार बोर्ड के आपकी जो रेनबो बुक्स हैं उसका लेसन नंबर 1, दैट इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप सब अपनी बुक्स अपने साथ रख सकते हैं। एंड मैं बता दूं कि इस पूरे वीडियो में हम कवर करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, जैसे आपकी बुक में लेसन दिया है सेम व सेम लेसन यहाँ दिखेगा, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी। एंड उसी के साथ आपकी बुक के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम कवर करेंगे, तो सेशन के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं पहली बात तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप बोलोगे यार पलक मैम यहाँ तो महात्मा गांधी जी का फोटो लगा है, यानी क्या कि गांधी जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कहानी है? बिल्कुल, तो यार सारी बातें तो यहाँ नहीं बता दूंगी, तो वीडियो किस काम का होगा। ठीक है, तो फटाफट से हम शुरुआत करते हैं। एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो या लगने ही वाला होगा तो लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, चलो आ जाओ। अब लेसन के शुरुआत में इंट्रोडक्शन जरूरी है। नाउ व्हाट इज दिस स्टोरी ऑल अबाउट? ये कहानी किस चीज के बारे में है सुनिए। गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? ऑटो वर्ड का आप मतलब समझो। देखो मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ना वर्ड्स रट रहे हैं। रटोगे अगले दिन भूल जाओगे। ऑटो वर्ड आपने सुना होगा ना, ऐसे एक बाइक होती थी पहले, किक स्टार्ट होती थी और फिर ऑटो वाली आने लगी, क्लिक कर और खुद ही, है ना, सेल्फ स्टार्ट। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या? आत्मकथा, खुद के बारे में जो उन्होंने लिखा था। एंड यहाँ पे आत्मकथा का नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि थोड़ी रीडिंग बढ़ाओ, ये जरूर पढ़ना कभी अपनी लाइफ में पूरी। तो इसी का एक भाग लिया गया है यहाँ पे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी पूरी आत्मकथा है। आत्मकथा का एक छोटा सा हिस्सा निकाल के आपके यहाँ फर्स्ट लेसन में रख दिया है, ठीक है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हम सब जानते हैं कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। एंड दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948। एंड अगर आपको पता नहीं हो तो अपने पेरेंट्स से थोड़ा पूछना गांधी जी की डेथ के बारे में। तो ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। अब फैनेटिक मतलब क्या होता है? फैनेटिक का मतलब एक दीवाना भी कहते हैं, या फिर सरफिरेनी होते हैं जैसे कट्टरवाद। तो यही पूरी कहानी थी उनकी। खैर यहाँ पे हम वो नहीं पढ़ेंगे, आपको सिर्फ ये डेटा जानना है। इस पूरे लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। इस पूरे लेसन में हम पढ़ेंगे कि आपने इतने देश देखे हैं, वेस्टर्न, यूएसए, रोम, ग्रीस, ये सब है भाई। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे ना, पहले भी कह चुके थे ये कि इंडिया विल रूल, है ना, यानी भारतीय जो संस्कृति और सभ्यता है ना, ये सबको पछाड़ के आगे जाती जाएगी। और पहले के बीच के टाइम में हुआ था जब बहुत ही वेस्टर्नाइज हम हो गए थे, बहुत ही ज्यादा फैंसी हो जाते थे, और यार टेक्नोलॉजी ये वो। तो यहाँ पे मेन चीज आपको क्या जानने को मिलेगी, मैं पढ़ती हूं उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। The following extract Indian civilization and culture. Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization. Sound foundation यानी नींव, हमारी भारतीय सभ्यता की जो नींव है। It has successfully withstood the passage of time. Withstood यानी कितने भी परेशानियां आई, कुछ भी आई, वक्त के साथ वो मतलब दृढ़ खड़ी हुई है, राइट? The Western civilization, which has a tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. मतलब क्या? मतलब ये वेस्ट मतलब क्या होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जब से वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो कह रही हूँ, उससे क्या मतलब होता है, कहाँ की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही, यूएस वगैरह जो वेस्ट में आते हैं, राइट? अब वहां की सिविलाइजेशन की बात क्या है ना, वहां की जो उनका ऐसा कोई कल्चर या सभ्यता नहीं है। उनकी चीजें किस पे बेस्ड है? मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? भौतिक सुख, टेक्नोलॉजी। मतलब उनका क्या है भाई, इंसान है, उसके बाद भी उनको रोबोट लाने काम आसान करने के, है ना। इतने लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, बट दे वांट टू ब्रिंग रोबोट्स।
जो नौकरी लाएंगे, चैन का जीवन, आराम कैसे करना है, भौतिक सुखों में उन्होंने मास्टरी कर ली है, लेकिन वो पूरी दुनिया ढूंढ रहे हैं, है ना। जैसे हमारी भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में कहा जाता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं सुख, लेकिन इंडियन कल्चर क्या कहता है हमारा कि सुख हमारे अंदर ही है ना, आत्म सुख जिसे हम कहते हैं, सोल स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे गांधी जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि देखो, बुराई नहीं कर रहे हैं वो वेस्ट की, लेकिन सच बता रहे हैं कि आप जहां हो, कुछ लोग कहते हैं ना काश हम यहाँ पैदा ही नहीं होते, वेस्ट चले जाते, ये कर जाते, भाई जहां हो बहुत सही जगह हो, है ना। तो यही पूरे लेसन में बताया गया है, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। ये पैराग्राफ्स है यहाँ पे, एंड आपके लिए मैंने नीचे ग्लॉसरी रखी है। बेटा ग्लॉसरी का मतलब क्या होता है, ग्लॉसरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग्स। तो यहाँ पे जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, ओके। चलिए तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। तो I कौन है यहाँ पे, फटाफट से देखो, मैं सवाल पूछती हूँ और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, ऐसे सुस्त होकर बैठना नहीं है ना, लेट के वीडियो देख रहे हैं बढ़िया, है ना, कमेंट सेक्शन में आंसर तो दे सकते हो। I किसके लिए यूज है बताइए। यहाँ पे लिखा है, मैं मानता हूं कि जो हमारा सभ्यता है, जो इंडिया का इवॉल्व हुई है, जो विकसित हुई है, वो कोई नहीं तोड़ सकता भाई। अब वो क्या बताते हैं, वो यहाँ पे बात बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोए हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि हजारों करोड़ों सालों तक ना वो डगमगा नहीं सकते। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियां आती है, ऐसा नहीं है, सब चलता है, ये तो सब जगह का होता है, लेकिन एक्चुअल में फाउंडेशन नहीं बिगड़ेगी, है ना। रोम वेंट, पहले आप मानोगे नहीं, आप अपने पेरेंट्स या दादा दादी से पूछना कि रोम, ग्रीस कल्चर इतने महान माने जाते थे उस टाइम में, मतलब उनके जो लेजेंड्स होते थे, देव देवी, उनके राजा महाराजा, बहुत उनका टाइम चलता था, लेकिन वो भी गया क्योंकि उनकी नींव स्ट्रांग नहीं थी, है ना। रोम गया, ग्रीस का भी सेम हाल हुआ, है ना। एंड वही फेरोह, फेरोह क्या होते हैं, ग्रीस के जो राजा होते हैं ग्रीक के, उन्हें फेरोह कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ राजा महाराजा होते हैं, उनके यहाँ फेरोह होते थे, वो सब टूट गए, सब चला गया। जापान बेचारा वेस्टर्नाइज हो गया। चाइना के लिए तो कहते कुछ कह ही नहीं सकते, सही बात है, कुछ भी पकड़ के खा लेते हैं, तो उनका तो क्या ही कल्चर है ना। लेकिन इंडिया स्टिल कहीं ना कहीं उसकी फाउंडेशन नींव जो है सही है, मतलब चल रही है बढ़िया। एंड मुझे पूरा भरोसा है हमारी आने वाली जनरेशन पे, जैसे आप लोग हो, राइट। तो अभी के जनरेशन आई एम वेरी हैप्पी कि यू गाइज आर टू मच, आप लोग आ रहे हो कल्चर में बहुत ज्यादा चीजें। देखो वेस्टर्नाइज होना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पूरा सभ्यता में चले जाओ, आप साड़ी पहन के घूमो, आप ये करो, वो अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दिल से तो चीजें समझ आनी चाहिए ना, वो मेन बात है। यहाँ पे गांधी जी जो कहना चाहते हैं कि वो अंदर है सभी के, है ना, कल्चर सभी के दिल में है, ठीक है, एंड वो पास ऑन होता है। आगे वो बताते हैं द पीपल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग हैं, उन्होंने क्या हुआ, ग्रीस की राइटिंग से लिया, मतलब काफी लोगों का खुद की सभ्यता ही नहीं है। आपने देखा होगा, जैसे हम इंडिया में कहते हैं हिंदुइज्म हो गया, ये जो हमारे कल्चर्स हो गए, तो ये सबसे पुराने थे, और जब बाद में आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसी के भाग हैं, उसी के पार्ट्स हैं, राइट। अगर आप थोड़ा और हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ोगे, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, यूरोपियंस क्या हुआ ना, एक दूसरे से सीख के कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो उनकी मिस्टेक्स, इसकी मिस्टेक्स, कहीं ना कहीं सबके हाल बुरे ही थे, राइट। अब इसी जगह वो कहते हैं इन सभी के बीच में, इन द मिस्ट ऑफ, यानी इन सभी के बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया को कुछ नहीं कर सकते भाई। अब मूव का मतलब होता है हिलना, है ना, इम लगा दिया तो क्या हुआ, इमूवेबल, यानी हिल नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इंडिया की ग्लोरी यानी सुंदरता है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। अब यहाँ पे थोड़ी अपनी फटकार लगा रहे गांधी जी हमें, तो डांट खा लो थोड़ी। वो कहते हैं इस चीज में जितनी तो हमारी सभ्यता इतनी सुंदर है, इतना कल्चर सुंदर है, हमारे लोग बड़े ही अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड हैं। यानी क्या हुआ, हम इस चीज को काफी ज्यादा इग्नोर करते हैं लंबे टाइम तक। स्टॉलिड का मतलब होता है स्लो विटेड, मंद बुद्धि, बेवकूफ कह रहे हैं सीधा हम सबको, ठीक है। वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यार जब इतनी बड़ी सभ्यता है, इतनी सारी चीजें, इतना बड़ा बेनिफिट हमारे पास है भाई, उसके बाद भी हम पता नहीं क्या करते हैं, हम अपने कल्चर को इतना इनहैंस नहीं करते हैं, उसकी मतलब बहुत ज्यादा चीजें हम कर सकते हैं अपने कल्चर को लेके, लेकिन नहीं, हम इग्नोरेंट हो जाते हैं, हम उन चीजों को पढ़ते नहीं हैं कभी, है ना। हम बाकी चीजों में सुख, मतलब जो वेस्टर्न वाले तलाश रहे हैं, हम भी वही तलाशते रहते हैं, राइट, उन चीजों के पीछे भगते हैं। तो यहाँ पे वही कहते हैं, What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not change। मतलब इतना हमने टेस्ट किया है, इतना हमें एक्सपीरियंस हुआ है चीजों का, फिर भी हम बदल नहीं रहे भाई, है ना। Many thrust their advice upon India and she remains steady। और कितने लोग, आप मानोगे नहीं है, इतने टाइम से ये जो बाहर की कंट्रीज हैं, यूएस हो गई, रशिया हो गई, चाइना हो गई, कितना इंडिया पे दबाव लाने की हर बार कोशिश करी है। और बीच में कुछ ऐसा टाइम था जब मुगलों का शासन आया, तो काफी सारी चीजें बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, चेंज हो गई, लेकिन अब जाके जो है ना,
कहीं ना कहीं स्टडी हो ही जाता है, राइट। फिर भी हिंदुस्तान का कल्चर बदला नहीं है, आप ये मान सुनना होता है, धूल जम जाती है, धूल साफ करी जा सकती है, लेकिन चीज तो वही है ना। तो ठीक है, कल्चर पे बहुत सारी आए हैं प्रेशर, चीजें आई हैं, लेकिन वही का वही है, स्टडी है। दिस इज आवर ब्यूटी, और यही हिंदुस्तान की सुंदरता है। इट इज शीट एंकर ऑफ आवर होप, यानी हमारी उम्मीद का एंकर। समझते हो एंकर क्या होता है? जैसे शिप वगैरह को खड़े करने के लिए एंकर यूज होता है, सहारा, सपोर्ट, ठीक है। तो यही हमारे सपोर्ट है, एक उम्मीद की यही किरण है कि हमारी सभ्यता बनी रहेगी। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अब यहां आपको दो वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं बेटा। एक है सिविलाइजेशन, जिसका मतलब होता है सभ्यता, है ना, और एक होता है कल्चर, संस्कृति। सभ्यता का मतलब क्या होता है यार? कि मोड ऑफ कंडक्ट, यानी किस तरह से हम चीजों को परफॉर्म करते हैं, क्या हमारी मॉरल ड्यूटीज होती हैं ना, नैतिक हमारी परफॉर्मेंस क्या करना है, हमको जीवन में ये करना है, क्या चीज सही है, सही गलत की पहचान होना। अब वेस्टर्न वालों के लिए सही गलत कुछ नहीं है ना, हमारे अंदर एक मॉरल वैल्यू होती है ना, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं या किसी को लूट रहे हैं, कभी मान लो लूट रहे हैं मतलब ऐसे बैंक में जाके रॉबरी नहीं, लेकिन होता है ना हम किसी के साथ छल कर रहे हो ऐसे, तो हमारे दिल से कहीं ना कहीं एक आवाज आती है यार ये गलत है। तो हमें चीजें पता है कहीं ना कहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो यही बताते हैं गांधी जी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी। मॉरलिटी यानी नैतिकता की जो सारी चीजें हैं, ये सब हम सिविलाइजेशन के हमारे इंडिया के अंदर आता है। सो डूइंग वी नो आवरसेल्व्स, द गुजराती इक्विवेलेंट। अब आपको पता है गांधी जी गुजराती थे ना, गुजरात में इतने टाइम रहे हैं गुजराती थे, तो उन्होंने क्या बताया है, गुजराती सेइंग है एक, कहा जाता है कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट, है ना, गुड कंडक्ट यानी अच्छे से चीजों को परफॉर्म करना, कंडक्ट करना। If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे वो कहते हैं अगर ये डेफिनेशन सही बैठे, मतलब गुड कंडक्ट, तो इतने जितने लेखकों ने लिखा है ना हिंदुस्तान के बारे में, कि हमें किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। सीखना इन द सेंस की किसी का कल्चर अपनाने की जरूरत नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन पूर्ण है उस रूप में, मतलब आप उसे तो पूरा डिस्कवर कर लो एक बार, ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है। फिर ही सेज we notice that the mind is a restless bird। now this is again a beautiful line जिस पे सवाल बनते हैं बच्चों मेरे। मन जो है, हाँ जी, आपका मेरा हम सबका मन रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस यानी बेचैन, चिड़िया की तरह। चिड़िया को देखा है कभी कैसे जो है ना उड़ती रहती है, इधर उधर पंख फड़फड़ाती रहती है, अभी यहाँ तो अभी वहां, अभी यहाँ तो अभी वहां, है कि नहीं। तो हमारा मन भी ऐसा ही है। कैसा? जितना उसे दोगे, अरे जितना उसे दोगे उसे और चाहिए। एक वो एड है, पता नहीं क्या थी, मूवी का नाम ना, दिल मांगे मोर, तो ऐसा वाला है ना। आप अग्री करोगे, मेरे को बताना, मैंने मतलब खुद एक्सपीरियंस किया लाइफ में कि जब से मैंने कमाना स्टार्ट किया है, द डे आई स्टार्टेड अर्निंग, खर्चे भी उतने बढ़ते जाते हैं। तो जितना आता है ऐसा लगता है और मिले, फिर लगता है यार इससे ज्यादा और मिल सकता है। तो छोटी छोटी चीजों में ये बिल्कुल सही बात है कि ये हो गया तो शायद अरे थोड़ा और तो चलता है यार, थोड़ा और इसके आगे। तो यही मन की प्रवृत्ति है, ये प्रकृति है एक्चुअल में। एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, और मिलने के बाद भी असंतुष्ट, क्योंकि ये सब क्या है जो हम चाह रहे हैं, भौतिक सुख है, मटेरियल चीजें हैं बेटा, जितनी मिले कम है। अब जैसे आज मान लो मार्केट में फोन आ रहे हैं, है ना, मैं लिटरली बता रही हूँ एक्सपीरियंस। पहले के टाइम में तो चलो साल भर में एक फोन लॉन्च हो गया, वही बड़ी बात है। अब हर दूसरे दिन कोई नया फोन लॉन्च हो रहा है, तो अपन एक ले लेंगे कि हाँ यार मम्मी मुझे, पापा मुझे ये वाला फोन चाहिए, अब मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। अगले महीने दूसरा आया, वो भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा होता है कि नहीं, मुझे कसम से बताओ। ये ले लिया तो यार ये इसका वाला तो ये ज्यादा अच्छा है, उसका तो ये ज्यादा, मतलब असंतुष्टि ही रहती है इन चीजों में, है कि नहीं। The more we indulge in our passions, the more unbridled they become। अब पैशन का मतलब ये बुरा नहीं है कि आप जो जीवन में करना चाहते हो, जिसमें आपकी रुचि है, तो वो नहीं करो। लेकिन क्या है ना, जितना हम चीज में घुस जाते हैं, एक आपने सुनी होगी कहावत, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। हर चीज बैलेंस में, मतलब अच्छी चीज भी कर रहे हो ना, अति नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, है ना, क्योंकि जितना हम उसमें घुसते जाते हैं ना, उतना कहीं ना कहीं हम फंसते जाते हैं, फंसते और। तो आप ये जानोगे ना, हमारे जो पूर्वज थे ना, हमारे एंसेस्टर्स हमेशा लिमिट लगाते थे कि किसी भी चीज में इतना ज्यादा नहीं घुस जाना चाहिए कि उससे बाहर आ जाना मुश्किल हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? They saw that happiness was largely a mental condition। कितनी अच्छी चीज बोली उन्होंने, ये ऑब्जर्व किया कि हैप्पीनेस, देखो जीवन में सब क्यों कर रहे हो, मुझे सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताओ। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो 12th क्लास में, है ना, इसके बाद आप कॉलेज जाओगे, जॉब वर्क करोगे, व्हाई?
बोलोगे मैम पैसा कमाना है, घर वालों ने इतना करा है, उनके लिए कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है ना, समाज वालों के लिए कुछ करना है ना, या फिर किसी रिश्तेदार का मुंह बंद कराना है, कितने सबके एम्स होते हैं। अच्छा वो सब क्यों? ताकि खुशी मिले। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये बताओ कि नहीं, ये सबका पर्पस है खुशी, है ना, पैसा भी आ जाए खुशी, कुछ भी हो जाए खुशी खुशी खुशी, है कि नहीं? हाँ या ना? तो अब खुशी क्या है? क्या खुशी सिर्फ पैसे से आती है, सक्सेसफुल बनने से आती है? अब आप मुझसे पूछोगे क्या पलक मैम आप तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, आप तो इतनी जगह आते हो, है ना, मुझे भी यही था कि यार मतलब अपन फेमस हो जाएगा इंसान एक बार, क्या चीज नहीं है। तो क्या खुशी आपको मिल रही है इस काम से सिर्फ? तो मैं अगर मुझसे जेन्युइनली पूछोगे, सच में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं खुश हूँ, बट मेरी खुशी सिर्फ इससे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी मुकाम तक पहुंच जाओगे और आपको खुशी मिलेगी। खुशी एक मेंटल यानी क्या, यहां से है खुशी, यहां से नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि आप देखो, आपने ये भी देखा होगा, यहाँ पे गांधी जी बताते हैं कि एक बहुत अमीर इंसान भी होगा ना, वो भी आपको दुखी मिलेगा। आप बोलोगे अरे अमीरों के कैसे दुख? बेटा अगर आप लिटरली बता रही हूँ, आपको कोई इंसान देख रहा है जिसके पास बहुत पैसा है ना, आप उससे पूछना कभी, है ना, या कोई भी हो कभी उनसे पूछना, सबके पास दुख होता है, दुख अलग होते हैं, ये समझो ना। अब ऐसा तो नहीं अमीर और गरीब का दुख सेम होगा, अमीरों के भी बहुत दुख होते हैं भाई। उनको यहाँ तो मैंने ऑब्जर्व किया है, अमीरों जितने भी लोग रिच होते हैं बहुत सारे, कितनों को आप मेडिकल कंडीशंस होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है। अब आप कहोगे पैसे से ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सब किस्मत का लिखा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि पैसा आया तो इंसान ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसा संभालना कैसे है वो दिक्कत, चोरी की दिक्कत, कितना सोचना पड़ता है भाई, वहां अलग परेशानी है। और गरीब की अलग दिक्कतें होती है। तो ऐसा नहीं है अमीरी और गरीबी से खुशी का वो मायना नहीं है। हाँ ये है, आप काम करते रहो, आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो ना कि ये मिलेगा या वो। आप अपनी ड्यूटी करो, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, मुझे पढ़ाना है ना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होंगे, राइट। तो यही वाली चीज यहाँ पे है कि अमीर गरीब से खुशियां खुश वो नहीं है। कितने टाइम तो आप देखोगे गरीब लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, 2 वक्त का खा रहे हैं, खुश हैं, दे आर हैप्पी, है ना। कितने अमीर भी दुखी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है मेहनत नहीं करना है, यहाँ से आपको आज भी खुश रहना है। आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप ये मत सोचिए मैम मैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट कुछ भी बन जाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा, नहीं। आप प्रोसेस में खुश होगे। ये जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, हाँ अभी वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा मुस्कुरा लो, है ना, थोड़ा मुस्कुरा के पढ़ो, खुश रहो, एंजॉय करो इस टाइम को। नहीं बाद में इतना बढ़िया टाइम नहीं आता है कि बढ़िया टीचर पढ़ा रहा है ना, तब तो बहुत काम है जीवन में आगे, अभी पढ़ाई के मजे लो, है ना। तो यहाँ गांधी जी कहते हैं अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। और कितने करोड़ों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। अब यहाँ वो ये कह नहीं रहे हैं, देखो जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी कोई ना कोई अमीर कोई ना कोई गरीब तो रहेगा ही। ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा आपको सभी अमीर हो सभी गरीब हो, नहीं। ये सब ऐसे ऐसे होते रहते हैं, वेव्स हैं भाई, ये आप भी समझते हो। इन सबको ऑब्जर्व करते हुए हमारे जो पूर्वज है डिसुएडेड यानी मना करते थे हमें, किससे? दूर रखते थे लग्जरीज और प्लेजर से। डिसुएडेड का मतलब होता है दूर रखना। किससे दूर रखते थे? सुख, चैन, आराम, लग्जरी, गाड़ी, बंगला, पैसा, चैन की नींद, सोना, है ना, एसी लगवा रहे हो, ये वाली सारी चीजों से दूर रखते थे। बोलोगे मैम क्यों दूर रखते थे? क्योंकि क्या होता है ना, इन सब चीजों में इंसान कहीं ना कहीं आलसी बन जाता है, इन सब चीजों का मोह हो जाता है, और जितना मोह होता है उतना आप काम नहीं करते हो। आपने देखा होगा कि जिनको, आपने ये तो देखा होगा, जिनको जीवन में बहुत सारे सुख मिल जाते हैं ना, कंपैरेटिवली वो इतने हाथ पैर नहीं मारते हैं जीवन में कुछ करने के लिए। और दूसरी साइड पे, सिर्फ एक जनरल एग्जांपल है, करते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा जिन्हें परेशानियां, आपको भी अगर आज जीवन में परेशानियां है ना, बी थैंकफुल, खुश रहो, क्योंकि परेशानियों के बाद ही तो इंसान का मन करता है कि कुछ करूं, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं, नहीं इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना है कि नहीं। We have retained the same kind of cottages that we had in former times and our indigenous education remains the same as before। तो कहते हैं कि हमने कहीं ना कहीं जो पुराने हम कॉटेजेस में यानी झोपड़ी वगैरह में रहते थे हमारे पूर्वज, वो वाली चीजें जो है इंडिजिनियस यानी नेटिव भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा, राइट, जिसमें हम हमारी कल्चरल बुक्स के बारे में पढ़ते थे, होली जो हमारी बुक्स होती थी, है ना, धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ते थे। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ, उस टाइम में वो बता रहे थे कि ऐसा लाइफ करोडिंग कंपटीशन नहीं था। लाइफ करोडिंग का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉइंग लाइफ ग्रेजुअली, जीवन को धीरे धीरे खत्म वाला कंपटीशन नहीं था। आज क्या है जीवन में? कंपटीशन ही तो है। वो नहीं 3 इडियट्स में एक रेस में बस दौड़ गए हैं, निकल गए हैं, भग रहे हैं, है ना, कि कंपटीशन है, नहीं तो सामने वाला फर्स्ट जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, ये सब चीजें भगती दौड़ती जिंदगी चल रही है। तो पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था भाई, है ना, ये बता रहे हैं वो। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, हर इंसान अपना खुद का धंधा करता था, काम करता था,
नॉर्मल सी अपनी पगार आती थी, उसमें खुश था, कोई कंपटीशन नहीं कि भाई उस वाले को ज्यादा मिल रहा है मुझे कम, नहीं। आप अपना देखो ना। जिस टाइम ये बात मैं बिल्कुल अग्री करोगे, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में हाँ या ना। आप जब तक, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि लेट्स से कि आपकी जो है ना क्या कहते हैं सैलरी, फॉर एग्जाम्पल है ना, आपका कोई दोस्त है या कोई भाई है, कोई है ना, जिसकी, आपका कोई दोस्त है उसको सैलरी मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त है उसको मिल रही है, चलो आपकी सैलरी की बात करते हैं, यू है ना, आपको सैलरी मिल रही है 35,000 है ना, और इतनी आपके, फॉर एग्जाम्पल जो आप काम कर रहे हो आपके लिए पर्याप्त है, मतलब पहले आपकी सैलरी होगी शायद सेम काम के लिए आपको 25,000 मिलते थे, आज उसी काम के लिए आपको 35,000 मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। आप बहुत खुश हो गए, आपको यार मेरे लिए सब सही है, बिल्कुल खुश थे, एक महीने तक खुशी खत्म नहीं होती। लेकिन जैसे आपको पता चला आपका कलीग जो है ना, आपका सह कर्मचारी जो है, आपके कलीग की सैलरी कितनी हो गई, उसकी सैलरी आपको पता चला सेम काम के लिए 40,000, बस उस दिन से जो दुख चालू, इसको 5,000 ज्यादा क्यों मिल रहा है। अब आप ये 35,000 पूरे भूल गए, आप उस 5,000 के पीछे पड़े हो, और ये होता है, ये नियति में होता है। तो यही चीज मैं बता रही हूँ, कंपटीशन तुलना आएगी वहां दुख है, कंपैरिजन में दुख है, सिंपल सी बात है। तभी कहते हैं कि अपना देखो अपने में खुश रहो, ये वाली चीज है ना। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे जो एंसेस्टर्स से ये बताते हैं जितने बड़े बड़े शहर हैं वो एक स्नेयर है। स्नेयर का मतलब क्या होता है बेटा, जो मैं मीनिंग बताते जा रही हूँ लिखते जाना अपनी बुक्स में। स्नेयर का मतलब होता है जाल, ऐसे माया जाल जैसे नहीं होते हैं कि इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे लालच हैं, जैसे नहीं चूहे के पिंजरे में हम रख देते हैं चीज या बढ़िया सी घी वाली रोटी, वो आता है लालच में और उस जाल में फंस जाता है। तो हम सब चूहे ही हैं एक तरह से, है ना, पैसे के लालच में, सुख चैन के लालच में, एक बड़ा घर मिल जाए, आराम हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, इन सब के सुख में हम उस जाल में फंसते जा रहे हैं, है कि नहीं। एंड यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। एक यूजलेस इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस का मतलब होता है बेटा बर्डन, बर्डन यानी बोझ, है ना, एक अलग सा मतलब जो जरूरी ही नहीं है, फालतू का बोझ लेके घूम रहे हैं हम अपने सर पे, है ना, कि लोग हैप्पी ही नहीं होंगे इसके अलावा, है ना। और अब क्या होता है ना उन सब में, अब देखो आपने पहले से कंपेयर करोगे ना तो आज के टाइम में चोरी, डकैती, क्राइम्स कितने बढ़ गए हैं, है ना। सुख वाली चीजें तो मैं बता रही हूँ सब जाल ही है, जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं सिर्फ वो थोड़ी ना मिलेगी हमें, हमें उल्टी चीजें पता साथ में आएंगी, चोरी, डकैती, क्राइम करने वाले होंगे, दलाल जो परेशान करेंगे लोग, सब मिलेंगे। इसलिए कहा जाता था जब पहले छोटे छोटे गांव में रहते थे, सिंपल सादगी भरा जीवन रहते थे, वहां लोग शायद ज्यादा खुश रहते थे। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पे। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। यहां दे किसकी बात हो रही है, एंसेस्टर। ध्यान से सुनना, पूर्वजों ने क्या कहा, जो राजा या महाराजा थे उनकी जो तलवारें थी, उनके जो पद थे, वो किससे छोटे थे, द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। यानी आप सोचोगे ना राजा महाराजा तो सबसे बड़े होंगे, नहीं, लेकिन उस टाइम में भी राजा महाराजाओं से बड़े थे उनके एथिक्स, है ना, उनके नैतिक मूल्य, वो ज्यादा बड़े खड़े उतरते थे, है ना। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर। यानी धरती पे जितनी भी महंगी चीजें हो, जो भी बड़े राज्य हो, सम्राट हो, वो तब भी किससे छोटे थे, ऋषियों, मुनियों, फकीरों से, क्योंकि वो सब क्या है, ज्ञानी लोग हैं, है ना। तो ज्ञान, आप कह सकते हो स्पिरिचुअलिटी को, और हमारे जो मूल्य है नैतिक, उन सबको हमेशा ऊपर, अगर आप उनको ऊपर रखोगे ना, जीवन में सुख है। और जब आपने समझ लिया कि नहीं पैसा ही बड़ा है, राज्य बड़ा है, तो वहां से आपका जो है ना डाउनफॉल, नीचे आना चालू हो जाता है। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, और बोलोगे एक ऐसा देश जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो, हमारे जैसा, इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। यानी हम दूसरों को सिखाएंगे, और आज का वक्त यही चल रहा है। आज दूसरे लोग हिंदुस्तान से सीख रहे हैं कि भाई कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भी संभालते हुए हम लोगों की भी मदद कर सकते हैं, हमसे सीखिए आगे, है ना, कैसे मिलजुल के इतने सारे लोग हम रहते हैं। और ठीक है, पूरा टाइम मिलजुल को नहीं, कुछ ना कुछ लड़ाइयां ऊपर नहीं, ये तो परिवार में भी होता है ना, तो परिवार की बात है, ये सिंपल सी चीज है ना, कि सब लोग जानते हैं। यही वाली चीज है कि जो वकील्स हैं, वैद्य हैं, उस टाइम में लोगों को लूटते नहीं थे, है ना। और ये तो चलो वेस्टर्नाइजेशन हुआ तो ये सब सारी चीजें आने लगी, बाकी तो ऐसा कोई टाउट नहीं था, कोई दलाल नहीं था कि लोगों को ठग ले, ल्योर यानी ठग ले लोगों को, है ना। कोई बहुत कम ऐसे इवल्स होते थे, बुरे कर्म होते थे। कॉमन लोग बहुत ही आराम से रहते थे, इंडिपेंडेंटली रहते थे, अपना एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो काम होता है वो करते थे। एंड दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। यहाँ बेटा 3 स्टार लगा दो, होम रूल पे सवाल आता ही आता है।
कि गांधी जी कहते हैं होम रूल कैसे एंजॉय करते थे। होम रूल क्या होता है, जैसे एक अपना घर वाला राज्य, क्या ना, अपना छोटा सा प्यारा सा काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे हैं, कोई किसी को ठग नहीं रहा है, एकदम प्योर लाइफ जिसे हम कहते हैं सतयुग वाली लाइफ, वैसी है ना। सो दैट इज एंजॉइंग ट्रू होम रूल। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन जैसे मेरे द्वारा, यानी गांधी जी कहते हैं मेरे द्वारा जैसे डिस्क्राइब किया गया है, ऐसे डिस्क्राइब किया गया है जो उसके वोटरी, जैसे मैं एक डिवोटी हूं, बता रहे हैं गांधी जी कि मैं जब भारतीय सभ्यता के बारे में बता रहा हूं तो ऐसा लग रहा है मैं भक्त हूं, मैं खुद एक हिंदुस्तान का भक्त जैसे अपने प्रभु के लिए कैसे बताता है, सब सब बढ़िया चीजें, सब सुंदर चीजें खुशी से बताता है, बस बोल रहा है मैं वैसे ही बता रहा हूं, ऐसा लग रहा है। और वो कहते हैं भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, टू एलिवेट द मॉरल बीइंग। एलिवेट यानी उठाना, किसे, नैतिक मूल्यों को उठाना। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या है, टू प्रोपगेट इमोरलिटी, यानी किसे बढ़ावा देना, इमोरलिटी का। इमोरलिटी यानी अनैतिक चीजें, है ना। जैसे आप, अब मैं एक कुछ बताऊं तो जैसे वहां पे पार्टियां, डांस और रात रात भर जगना, शराब हो गई, या फिर फैमिली के साथ ना रहना, मतलब जनरली ये सारी चीजों पे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है ना। दूसरों को ठग कैसे लेना, ज्यादा पैसे कैसे कमा लेना, ये कैसे कर लेना, वो तो कहीं ना कहीं उनका ये बिलीफ आइडिया कि अपने मन से जीवन जियो। देखो, अपने मन से जीवन जीना सही है, लेकिन अगर जिस चीज की बोलते हैं ना, आप बोलते हैं ना रूट स्ट्रांग नहीं, आपने पेड़ देखा होगा, वो पेड़ जो इंडिपेंडेंट है, उसकी कोई जड़ें नहीं है, कभी ना कभी तेज बारिश में, तेज तूफान में वो गिर जाएगा। लेकिन वो पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत हैं, कितनी भी परेशानियां आए वो वहीं का वहीं खड़े रहेगा। तो यहाँ पे जड़ों से मतलब क्या है मेरा, हमारे मूल्य, हमारे नैतिक मूल्य, हमारे एथिक्स, ठीक है। तो ये वाली बात है। द लैटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। लैटर का मतलब क्या होता है बेटा, एक तो लैटर खत वाला लैटर होता है। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इंग्लिश में ये चीजें आनी चाहिए, ये दो वर्ड आपको आने चाहिए। बहुत बार ऐसा लिखा जाता है, एक होता है फॉर्मर, एक होता है लैटर। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, है ना, पहले वाला। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, LATTER। लेटर नहीं है, खत वाला नहीं है। तो यहां बोल रहे हैं द लेटर इज गॉडलेस। लेटर यानी यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये दूसरा है ना, इसकी बात की गई है, वो गॉडलेस है, यानी वो किसी भगवान में, एक भगवान में कोई बिलीव नहीं करते हैं, ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करते। लेकिन फॉर्मर यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता है, वो प्रभु है ना, गॉड में बिलीव करती हैं, सोल में बिलीव करती हैं, सब चीजों में बिलीव करती हैं। एंड सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंच टू। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में हमारी पुरानी जो भारतीय सभ्यता है, कहीं ना कहीं एक बच्चे के तौर पे भी आ ही जाती है। जैसे नहीं, माँ अपने बच्चा जो है अपनी माँ के गोद में आ जाता है, वैसे ही हम भी घूम फिर के देखना, सब पार्टी वार्टी करके अपने अपने ही कल्चर पे आएंगे। ये ऐसा गांधी जी ने कहा है, ठीक है। चलिए, आई एम नो, अब मैंने वही बताया, वो कह रहे हैं कि मुझे वेस्ट से कोई नफरत नहीं है, आई एम नो हेटर, लेकिन बोलते हैं कि मैं तो शुक्रगुजार हूं वेस्ट का, कि कितनी सारी चीजें हमें वेस्टर्न लिटरेचर से सीखने को मिली है। देखो, गांधी जी ऐसे महापुरुष कुछ लोग होते हैं ना, जिनसे आपको सीखने को मिलता है, कि वो बुराई नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मुझे तो वेस्टर्न लिटरेचर से इतना कुछ सीखने को मिला है, मॉडर्न सिविलाइजेशन से, कि हमें पढ़ाया कि कैसे हम अपने हिंदुस्तान को रेस कर सकते हैं, उनसे हमने सीखा है। तो मैं अपने देशवासियों को फ्रैंकली बताता हूं इतने सालों बाद, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से मैंने एक लेसन तो सीखा है, कि वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट, है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन से उन्होंने क्या सीखा है, कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हमें अपने आप से दूर रखना चाहिए। इतना मैंने उनसे सीखा कि बस दूरी ही सही है, वो अपनी जगह सही है, जो कर रहे हैं सही है, लेकिन हमसे दूर रहो। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब आप बोलोगे ठीक है मैम, मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी क्या कहना चाहते हैं। इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, भौतिक चीजों को ऊपरी बना देना, ये है मॉडर्न या वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, इट इज अनअडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म। अनअडल्ट्रेटेड यानी पूरा का पूरा मटेरियलिज्म, भौतिक सुख, गाड़ी, पैसा, बंगला, टेक्नोलॉजी, इन सब के सुखों में वो मानते हैं, है ना, कि एक बढ़िया सी मसाज वाली चेयर वो सुख, बड़े बड़े बंगले, एसी बना दिया वो सुख, है ना, कि अब तो कुछ भी, मतलब कोई भी चीज को बहुत आसान मटेरियल से जैसे तो सुख मिल रहा हो, वो वाले सुख, है ना। कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं बड़े बड़े 50-50 हजार लाख खर्च करके, वो सुख, है ना। तो यही मॉडर्न सिविलाइजेशन। इट इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन मटेरियल सिविलाइजेशन के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब आप अगर उसमें से मटेरियल, भौतिक चीजें हटा दो तो कोई सभ्यता ही नहीं है उनकी, है ना, कुछ बचता ही नहीं है फिर उसमें। ओके,
इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइज, मतलब बोले फालतू है, मतलब आप कैसे ही भारतीय सभ्यता को और वेस्टर्न सभ्यता को तुलना ही ना करें, है ना, कि जो वेस्ट का है वो इवॉल्व सिविलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि उनका जैसा क्लाइमेट, उनके जैसे सराउंडिंग्स, आसपास जैसे उनके लोग रहे हैं, उनके तक कुछ मिला नहीं हो करने के लिए, है ना, कोई सिखाने वाला नहीं रहा हो उनके महापुरुष, तो वो वही है उनके साथ, मतलब बुराई नहीं करने पर बोला, उनके हिसाब से वो सूटेड है, उनके हिसाब से वो सही है। दे हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू एंड हमारी कंडीशन से सूटेड सिविलाइजेशन है, एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन स्पेयर। तो यही है, मतलब उन्होंने सारी बातें कह के लास्ट में कह रहे हैं, वो होता है ना अपन सारी गॉसिप कर लेते, कहते हैं यार हमें क्या, तो बस उन्होंने यही कहा, सारी बातें बता के कह रहे हैं ठीक है भाई, वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। ओके, ठीक है। अब बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विशिंग यानी अंतर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन में, इज इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, मतलब यहां पे मल्टीप्लाई करना मतलब क्या होता है, एकदम से बढ़ना। तो वही कहते हैं किसकी बढ़ोतरी है, ह्यूमन बॉन्ड्स की, चाहिए चाहिए चाहिए, जितना मिला उतना चाहिए। मतलब आप देखोगे ना, मैंने आपको फोन का एग्जांपल बताया, पहले मैं बताती थी ना मार्केट में कैसा होता था, अब एक साल में एक फोन आ गया, रिलीज हो गया, बहुत बड़ी बात है। आज तो भाई हर दूसरे दिन नए नए फोन आ रहे हैं, तो आप जो खरीदोगे, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, लाइक अगर मैं अपनी बात बताऊं, अब मैंने एक फोन खरीदा, है ना, अब पहले मैं खुश हो गई, अच्छा फोन ले लिया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट में अगले दूसरे महीने ही इसका नया फोन आ गया ज्यादा फीचर्स के साथ। और तो इंसान को यही लगेगा ना, आई जा रही है। यही मॉडर्न सिविलाइजेशन, नई नई चीजें लाते जाओ, और चाहिए, है ना। और हमारे जो एंशियंट सिविलाइजेशन था उसमें क्या है ना, इन चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि जरूरतों पे, है ना, एक कौन सी मूवी का डायलॉग है मुझे बताना, है ना, मूवी का नाम लिख के बताना जिसको याद होगा, कि मेरी जरूरतें कम है ना, इसलिए मेरे अस्तित्व में या किसी में तो दम है ना। बहुत अच्छी बात है ये, मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी थी। जिस इंसान की जरूरतें कम होती है ना उसे जीवन में, भाई सब तो उसी पे डिपेंडेंट है ना, जरूरत ही, आराम की जिंदगी चाहिए, गाड़ी चाहिए, है ना, चैन से सो पाए वैसा बिस्तर, मस्त सा गद्दा चाहिए, है ना, खाने को सभी एक नंबर चाहिए, है ना, सारी फैसिलिटी हो हमारे पास, नौकर चाकर, जो चाहिए वाली चीजें तो है ना, सब बॉन्ड्स के ऊपर है। मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैचेबलनेस अराइजेस, है ना, इनसैचेबल यानी ऐसा स्थिति जिसमें आप सेटिस्फाई नहीं होते हो। तो यही वाली चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि पूरे इनके सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं दे आर इनटू कि कुछ ना कुछ उनको चाहिए ही, बहुत सारी चीजें जो है ना रिक्वायरमेंट ही रहती है। द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। तो कहीं ना कहीं यही कहे जा रहे हैं कि भाई मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में आपने एक चीज तो क्लियर समझ ली होगी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वांट्स या नीड्स के ऊपर जो है ना इनकी सभ्यता चलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist, but I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance। क्या कहना चाहते हैं कि कुछ देखो, ऐसा नहीं है भाई, मॉडर्न इन्वेंशंस बहुत तगड़े भी हुए हैं, ऐसा कि भाई आज मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, आप पढ़ पा रहे हो, तो वही वाला चीज है कि इन्वेंशंस हुआ है वो अच्छी बात है। देखो साइंस में, क्योंकि यार हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में भी ऐसा नहीं है यार, पूरा इट वाज बेस्ड ऑन साइंस ओनली, है ना, ये पूरा साइंटिफिक ही है। बट यहाँ पे ये कहते हैं कि इतना मुश्किल होता है ना कुछ इन्वेंशंस को रेजिस्ट करना, यानी उनको छोड़ना, लेकिन कहते हैं हाँ, बोले कि हम इतना है, हम जीत चुके हैं कि कुछ चीजों में हम रेजिस्टेंस ला सकते हैं, कि जो जरूरी नहीं है उनको हम छोड़ दें, जो जरूरी, अब जैसे पढ़ने के लिए आप बोलोगे मैम तो क्या हम लैपटॉप छोड़ दें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें आपके लिए जरूरी है जो है वो ठीक है, अननेसेसरी जो नहीं चाहिए वाला चीज होता है कि कुछ कहते हैं अब शांति से घर में एक लैपटॉप है, पढ़ रहे, नहीं आईपैड भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बस चाहिए वाला चीज होता है ना कि हाँ ये रखने में कूल लगता है तो चाहिए, तो वो वाली चीजों की वो बात करें, कहीं ना कहीं उनपे हमें एक अपने अंदर रोक लगानी चाहिए, है ना। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर। बहुत अच्छी बात है कि आपने देखा होगा, आप अगर थोड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं या कभी सुनते होंगे, मम्मी पापा से ही सुन लिया करो कभी, है ना, कि मोमेंटरी प्लेजर, आपने देखा होगा जितने भी भौतिक सुख होते हैं वो कुछ क्षण के लिए होते हैं, चाहे सेकंड हो, मिनट हो, दिन हो, चाहे महीने हो या साल भी हो, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं। I'll give an example, like for example काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि मम्मी अगर मैं नीट क्लियर कर लूँ, ये कर लूँ, तो मुझे आईफोन दिला दीजिएगा या मुझे ये वाला चीज दिला दीजिएगा, है ना, या फिर मुझे बाइक मिल जाएगी। सुख तो होता है, मजा बहुत आता है, कितनी देर के लिए आता है बताना मुझे, है ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, इतना लंबा रहता ही नहीं है भाई, वो बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है।
वो अंदर से नहीं, अरे वाह अरे वाह। वो भी सुख ज्यादातर इसलिए होता है कि हमें दिखाना होता है, या हम मैक्सिमम टाइम तो दिखाना ही होता है, सच बताना है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी एग्री करेंगे इससे, वो मोमेंट्री होता है। तो यार देखो है ना, परमानेंट चीज अपनी क्यों बिगाड़े हम कुछ क्षण के सुखों के लिए, है ना, ये वाली चीज कही है। एंड इसमें बहुत सारे बड़े बड़ी चीजें छुपी हुई हैं, बहुत मीनिंगफुल बात कही है यहाँ पे गांधी जी ने, है ना, कि यही है, भौतिक सुख बहुत थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, राइट। Just as in the West, they have made wonderful discoveries in things material. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. बोला वेस्ट में उन्होंने जितने भी मटेरियल की टेक्नोलॉजीज निकाल ली है ना, रोबोट्स आ गए हैं, उड़ने वाली चीजें आ गई हैं, इतनी सारी चीजें हैं यार, आपकी इतने बुलेट ट्रेन्स बना दी हैं, कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है, उन्होंने वहां किया। हिंदुइज्म में है ना, हमारा जो कल्चर है हिंदुइज्म, उसमें हमने धर्म से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड इतनी डिस्कवरी की है ना, यानी इंसान सब कुछ क्यों कर रहा है, आप मुझे बताना, आप सर्वे लेना, 1000 लाखों लोगों का सर्वे लेना, एंड में आप सब क्यों कर रहे हो, सुख के लिए, है ना। हर कोई पैसे कमाने, किसके लिए, सुख के लिए, शांति से रहना, बोले चलो मैम पैसे कम भी कमाने, बस एक शांति वाला जीवन होना चाहिए। शांति यानी क्या, सुख, एट दी एंड सुख के लिए ही, है ना। तो अब सुख किससे आता है, दो टाइप के हैप्पीनेस होते हैं यार, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। तो आप किसी से भी पूछोगे उसको क्या चाहिए, आप मुझे इनमें से जवाब देना, बोलोगे यार पलक मैम सबको परमानेंट सुख चाहिए जो कभी नहीं जाए। तो वेस्ट वालों ने इसको डिस्कवर किया है, टेम्परेरी सुख को, कि छोटी छोटी चीजों से बढ़िया मसाज वाली चेयर आ गई, उससे सुख मिल गया, है ना, पता नहीं कौन सी नई नई मसाजेस डिस्कवर किए, चलो उससे सुख मिल गया, मस्त सी गाड़ियां आ रही हैं, कार आ रही हैं, लग्जरी कार्स आ रही हैं, उसमें सुख मिल गया। टेम्परेरी सुख वो तलाशे ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली, है ना, कि हाथ में फोन आ गया, वो आ गया, सोशल मीडिया आ गया, लोगों से इंटरेक्ट करना है, सुख मिलेगा लोगों को, है ना, एक दूसरे से मिलकर, टेम्परेरी है उनके। अब हम किस पे हैं भाई, भारतीय संस्कृति में परमानेंट सुख, है ना, आत्मा के बारे में आप जानो जब, है ना, अपने खुद की सोल के बारे में, जो भी लोग धार्मिक ग्रंथ थोड़े बहुत भी पढ़े होंगे, आपने कभी सुना होगा, है ना, रामायण महाभारत, है ना, थोड़ी बहुत गीता कभी पढ़ी होगी, हल्की सी कभी कभी पढ़ लिया करो, मैं ऐसा कहती हूँ। मैं किसी को नहीं कहती कि भाई पूरे टाइम तुम बैठ के पढ़ो, कभी सुन लो, कुछ ऑडियो बुक्स होती हैं वो सुनो, है ना, कि आपको पता चलेगा कि जो रियल सुख है हमने इसकी डिस्कवरी करी, है ना, कि जो आपको खुद ही से मिलेगा, उसके लिए आपको कोई नहीं चाहिए, कोई बाहरी चीज आपको चाहिए ही नहीं। तो इस पे हिंदुइज्म ने वर्क किया है, और वेस्ट वालों ने टेम्परेरी सुख पे, ओके। But we have no eye for these great and fine discoveries. We are dazzled by the material progress this Western science has made. देखो देखो, टॉन्ट मार रहे हैं गांधी जी, ताने मार रहे हैं आपको, क्या कहते हैं, लेकिन हमें क्या, हमें तो इतनी हमारी भारतीय संस्कृति की डिस्कवरी से हमें क्या भाई, हमको क्या करना है, हमको मटेरियल प्रोग्रेस देखनी है ना। आज ये वाली चीज निकल आई, आज ये डिस्कवरी होगी, अरे आपको पता है कि उड़ने वाली कारें आएंगी, उड़ने वाले, मतलब फालतू की चीज। देखो बाहरी दुनिया में तो करोड़ों चीजें डिस्कवर करोगे, खत्म ही नहीं होंगी भाई, है ना, खत्म ही नहीं होंगी बिल्कुल, लेकिन हमें क्या, हमें कोई मतलब थोड़ी ना है हमारी भारतीय संस्कृति से। तो वो ऐसे ताने दे रहे हैं आपको थोड़ा, हमें ना वेस्टर्न साइंस में जाना है, सिर्फ ये कहना चाहते हैं। नाउ ही सेज आई एम नॉट इन एमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, बोला मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इस प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा खुश हूं, या मैं बहुत ज्यादा प्रेम है मुझे वेस्टर्न साइंस से। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism। देखो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि मैं खुश हूं, अगर आप कहोगे ना कि यूएस हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, या फिर कोई भी, बोला अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुदरत ने, कहीं ना कहीं, आप गॉड कहते हो, आप गॉड की जगह कुदरत कह सकते हो, जो आपको लगे वो कहो, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को इस चीज से बचाया है कि हम उस पाथ पे इतना ज्यादा नहीं चले हैं कि हम मटेरियलिज्म से दूर रहे, है ना। ये जो आगे इतना पीक पे बढ़ चुका है ना, उससे कहीं ना कहीं हमें, हमारी सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने हमें बचा के रखा है, क्योंकि उस चीज का अंत ही है मटेरियल्स का। आपको पता है अंत होगा, आप कितना भी करोड़ों का भी घर ले लोगे, कभी ना कभी तो वो जाएगा ही ना, मिट्टी में मिलेगा ही, वही बात है, वो तो खत्म होगा ही, वो ऐसा तो नहीं है रहता रहेगा। तो वही वाली चीज यहाँ पे गांधी जी कहना चाहते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, बोला कुछ ना कुछ तो है यार हमारी संस्कृति में, हिंदुइज्म में, कि अभी तक वो जिंदा है। आप सोचोगे रोम और ग्रीस, इन सबकी कल्चर्स को बहुत महान माना जाता था उस टाइम में, क्या हाल है भाई आज उसका, है ना। ये जो भी पूरा आप अभी यहाँ पे बताएंगे, देखो गांधी जी कि देखो उन्होंने देखा है, किस किस का फॉल देखा है, बेबीलोनियन, साइरियन, पर्शियन, इजिप्शियन, ये सब जगहों के नाम में इनके कल्चर होते थे, इनकी संस्कृतियां सब नीचे गिर गई हैं।
है ना। बोलो कहाँ रोम, बोलते हैं वो ताने दे रहे, कहाँ है रोम, है ना, कहाँ है ग्रीस, कहाँ गया भाई, इन सब की सभ्यताएं कहाँ है। क्या आप देख सकते हो इटली ऑफ गिबन या एंशिएंट रोम या रोम इटली, जो आप रोमन का एम्पायर, बड़े बड़े राजा महाराजा, इतनी दौलतें होती थी भाई उनके पास, है ना। ऐसा लगता था लोग उन्हीं को सुनते थे पहले सब, है ना, कि उन्हीं की बातें मानी जाती थी, उन्हीं के कल्चर्स को कॉपी किया जाता था। कहाँ है वो आज, सब सब गायब हो गए, है ना कहीं वेस्टर्न चीजों से वो दब गए। लेकिन गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ, है ना, वर्ल्ड फेमस एटिक, ये हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, एटिक सिविलाइजेशन बेसिकली वहां के गॉड माने जाते थे एथेंस, तो उनका सभ्यता कल्चर था, कुछ नहीं आज वहां पे, है ना, सब कुछ नहीं बचा है। बोलोगे अब आप हिंदुस्तान आओ, let one go through the most ancient records and then look around you and you would be constrained to say yes, I see here ancient India still living। कि आप जाओ हिंदुस्तान में आओ और हिंदुस्तान की कोई भी पौराणिक किताब ग्रंथ उठा के देख लो आप, और आप आज भी कहोगे हाँ हिंदुइज्म आज भी है। हमारी जो कल्चर थी, सभ्यताएं थी, जो हमारी पूजाएं होती हैं, जिन चीजों में हम मानते हैं, है ना, बाहर ये चीजें से ज्यादा तो मैं अंदर कह रही हूँ, जिन चीजों पे हम अटल रहते हैं कि हाँ हमें पता है ये हमारी संस्कृति है, ये चीज सही है, ये शुभ है, ये अशुभ है ना, ये हमें कर्म करने चाहिए, जिन चीजों पे हम मानते हैं वो आज भी जिंदा है, मैक्सिमम जिंदा ही है, बिल्कुल, है ना। और मुझे भरोसा है कि हमारी जनरेशन इसको जरूर आगे लेके जाएगी। ट्रू देयर वर डंग हीप्स टू हियर एंड देयर। डंग हीप का मतलब बेटा, डंग का मतलब क्या होता है, डंग मीन्स, डंग सबको पता है, काउ डंग क्या होता है, गोबर, और हीप का मतलब होता है ढेर। तो हाँ, मैंने आपको जैसे बताया था ना कि किसी किताब पे या किसी चीज पे धूल जम जाती है, तो वही है कि हाँ हमारी संस्कृति है, ढंग हीप्स हो सकता है, कुछ कुछ ऐसे ढेर आ गए हों जिससे हमारी थोड़ी संस्कृति दिख नहीं रही हो, है वो वहीं कहीं गायब नहीं हुई, बस दिख नहीं रही थी, इधर उधर होती है, लेकिन हमेशा उसके पीछे खजाना है, वो चीजें हटा दो तो बड़ा खजाना है भाई हमारा। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इट्स एट द एंड व्हिच हिंदुइज्म said before it was not development along material but spiritual lines। क्योंकि हिंदुइज्म किस पे बेस्ड है, स्पिरिचुअल लाइंस पे बेस्ड है, आत्मा में बिलीव करते हैं। क्योंकि आप देखोगे मृत्यु के बाद क्या होता है, इंसान का शरीर चला जाता है ना, अगर आत्मा नहीं है तो क्या है भाई, है ना, शरीर तो वहीं का, हम शरीर के पीछे मोहित होते हैं, हम शरीर के पीछे सोचते हैं अरे ये इंसान मेरा ये है, ये मेरा वो है, लेकिन क्या मृत्यु के बाद कुछ रहता है, नहीं। तो हमने रियल चीज डिस्कवर की कि आत्मा वही है, वी हैव टू गेट वन विद द सोल एंड ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू हिंदुइज्म। हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, हमारा स्वराज जो है डिपेंड नॉट ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हम अपनी जरूरतों को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को कम करते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी यार ये। आपने देखा होगा हमारे जो ऋषि मुनि होते थे त्याग में बिलीव करते थे, त्याग बलिदान करते थे, है कि नहीं, कि इतने संसार में रहते हुए भी वो मोह से त्याग करते थे, है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चीजों से परे। ये सबसे बड़ा गुण है भाई, है ना। जरूरतें बढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन जरूरतों को कम करना यही हमारी संस्कृति में हमें सिखाया जाता है। टॉकिंग अबाउट यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर, देखो यूरोपियन सिविलाइजेशन, उनकी सभ्यता उनके लिए सूटेड है, लेकिन अगर वो हिंदुस्तान में ले आए तो वो हमें नष्ट कर देंगे, है ना, अगर हम उसे कॉपी करेंगे। तो अब वो ये कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि हम उनकी अच्छी चीजें नहीं लें, देखो सबसे सीखना चाहिए, कुछ कुछ उन्होंने अच्छी चीजें बताई हैं, हम जरूर उसे सुने समझें और उससे सीखें, अच्छी बात है ना। ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस के में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये है कि भाई हमारी सभ्यता हमारे लिए वेल सूटेड है और दूसरों की कॉपी करने की हमें जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता ऐसी है कि हमें लोग कॉपी करते हैं ना, हमारे कल्चर से लोगों को सीखना चाहिए। The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। ध्यान से सुनना, गांधी जी कहते हैं कि यूरोपियंस की भी अब बात कर रहे हैं कि जैसे मटेरियल कंफर्ट्स को वो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है गांधी जी कहते हैं कहीं ना कहीं उन्हें खुद के आउटलुक को, जिस तरह से वो चीजों को देखते हैं, रीमॉडल यानी पुनः उसे बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, अगर इन चीजों को ये सही नहीं करेंगे ना तो वो अपने ही कंफर्ट्स के दबाव में आके उसके गुलाम बन जाएंगे। कंफर्ट के आप गुलाम बन जाते हो, ये बात सही है कि नहीं। आज मुझे बताओ, आज जब से मोबाइल फोन्स वगैरह आ गए हैं, हमें लोगों के नंबर तक याद नहीं रहते हैं, है ना, या फिर हम गाड़ियां बन गई हैं तो अरे घर से लेके मैंने देखा है लोग बाहर तक पैदल नहीं चल के जा सकते, इतना सा डिस्टेंस है, तो हम गाड़ी नहीं हो तो परेशान हो जाते हैं, हम गुलाम बनते जा रहे हैं इन चीजों के। तो यही बताया गया है यूरोपियन सभ्यता के बारे में।
Now he says, it may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं golden fleece का मतलब क्या है? The golden fleece of Greek mythology was very well protected by snakes and flames. So golden fleece क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज है जिसे पाना बड़ा मुश्किल है. तो वो कहता है कि अगर हम इस चीज के पीछे भागेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु तय है. Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher. एक वेस्टर्न फिलोसोफर ने एक मोटो दिया था. उन्होंने कहा था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. कितनी प्यारी बात है बच्चों, इसको आप ना कहीं लिख के रख सकते हो अपने घर में. अगर आप और थोड़े इमेजेस वगैरह कुछ लगाते हैं, अच्छी लाइनें लिख के, कि मैं जरूर बिलीव करती हूँ, तो आप ये लिख सकते हैं. प्लेन लिविंग, सिंपल, सभ्य सौम्य सा जीवन, लेकिन ऊंची सोच. तो ऊंची सोच रखने के लिए आपको बड़े मकानों में नहीं रहना है, आप वहीं रह सकते हो, छोटी सी जगह में अपने काम कर सकते हो. सिंपल तरह का जीवन है ना, सादगी भरा जीवन जो हमारे पूर्वज जीते आए हैं, लेकिन सोच औरों से आगे, ऊपर वाली सोच रखना, हाई थिंकिंग रखना. कितनी अच्छी बात है ना. टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग. तो आजकल हम उल्टा कर ले, हम क्या कर रहे हैं, हम हाई लिविंग के पीछे भाग रहे हैं और हाई थिंकिंग छोड़ दी है उसके पीछे. तो यही गांधी जी जो है ना, हमारी जो थोड़ी समझ इधर उधर हो गई है उसको रीसेट करना चाह रहे हैं अपनी आत्मकथा के थ्रू. सिविलाइजेशन, सभ्यता की बात करें, इन रियल सेंस यानी असली सेंस में उसका क्या मतलब है, कंसिस्ट ऑफ नॉट इन मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन. है ना, जरूरतों को कम करना, सेम बात उन्होंने यहाँ पे बताई है, तो आप लोग परेशान नहीं होना. दिस अलोन इंक्रीजेस एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट. बेटा कंटेंटमेंट वर्ड का मतलब जरूर याद कर लेना, आप आंसर्स में भी लिख सकते हो. कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट, है ना, संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, है ना. ये पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, सैटिस्फैक्शन का. यस, चलिए क्लियर है. चलिए तो आते हैं हम हमारे, आई थिंक ये लास्ट पैराग्राफ ही है हमारा लेसन का. अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी. देखो ठीक है, हम मानते हैं थोड़ा बहुत कम, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ भाई जाओ आप घर में रह रहे हो, झोपड़ी में जाकर रह लो, परेशान हो, नहीं. थोड़ा बहुत कंफर्ट, मैं आपको कहती हूँ घर पे छत है, खाने पीने को नॉर्मल मिल रहा है, वो सब है, बस इतनी ठीक है, इतना चलता है. एक सर्टेन लेवल से अगर वो बढ़ जाए ना आपको जरूरत, तो कहीं ना कहीं वो एक बाधा डाल देता है. हिंड्रेंस यानी एक बाधा डालता है ना, मदद की बजाय. Therefore, the ideal of creating एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ wants, satisfying, ये सब delusion है ना, ये सब भ्रांति है. असली संतुष्टि कहाँ आती है, असली संतुष्टि जो है ना आत्मरमणता में आती है, मटेरियली नहीं. अपने अंदर के सुख को आप पहचानिए, है ना, जो हमारा इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों हमें बताता है. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him. तो हमें हमारी जो भी देखो शारीरिक जरूरतें भी होती हैं, बिल्कुल सही बात है, उसे और मानसिक जरूरतों को ऐसा रखना चाहिए कि हम जीवन में जो करने आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उसे हम जाने, है ना, उसे जानने आए और उसमें कोई बाधा ना आए, ऐसे हमें हमारी जरूरतें रखनी चाहिए, है ना, ताकि हमारी एनर्जी सही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो. ओके ठीक है बच्चों, तो लेसन सभी को समझ आया कि नहीं, समझ आया हो तो कमेंट में जरूर बताना फटाफट से. जैसा मैंने आपको लेसन समझाया, क्वेश्चन आंसर बहुत इजी है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो जाया करूंगी, यू कैन इवन टेक स्क्रीनशॉट. ठीक है, लेसन अच्छे से समझाया, क्वेश्चन आंसर जल्दी से आ जाएंगे. चलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी. आपको गांधी जी के बारे में क्या क्या पता है. तो बच्चा मेरे, जितना मैंने लेसन में बताया है वही चीज यहाँ पे सुंदर तरीके से लिख दी है. ठीक है, देखो गांधी जी को आप कैसे जानते हो, और जरूरी नहीं है कॉपी पेस्ट करो. आई नो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, थोड़ी बहुत अपनी आप लोग क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो और उस बेसिस पे आप आंसर जरूर खुद से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, है ना, अपने मन से लाइन ऐड या हटा सकते हो. ठीक है, चलो बोलते हैं मैं गांधी जी को बापू, महात्मा के नाम से जानता हूं. उन्हें महात्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बहुत बड़े संत थे. राइट, गांधी जी वॉज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, है ना, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, है ना. सत्याग्रह अडॉप्ट किया उन्होंने, सच का साथ लिया, है ना, सच का सहारा लिया, नॉन वायलेंस का, अहिंसा का सहारा लिया. जितनी भी उनकी लड़ाइयां थी उन्होंने अहिंसा से लड़ी हैं. ठीक है, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में गांधी जी साउथ अफ्रीका में काम करने गए थे. जो भी आपको गांधी जी के बारे में बता सकते हो. जब उन्हें जेल भी जाना पड़ा सेवरल टाइम्स, है ना. और 1942 में गांधी जी की जो कांग्रेस थी, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया ताकि जो है ना अंग्रेज हमारा देश छोड़ के जाए. द वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड द वर्थ ऑफ हिज मेथड्स ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. इन दो चीजों से हम गांधी जी को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं. क्वेश्चन 2,
व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? बिहार के फार्मर्स के लिए गांधी जी ने क्या करा था, ये मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देती हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो, वैसे तो पढ़ते हैं बट सुन लेना। बिहार का कौन कौन है? वैसे बिहार बोर्ड वाले हो, चंपारण में कोई रहता है तो बताना मुझे, है ना। चंपारण की बात है, आपको पता होगी। क्या हुआ था ना, चंपारण के जितने भी किसान थे उनको ब्रिटिश लोगों ने थोड़ा परेशान कर रखा था। क्या हुआ था ना, उन्होंने कहा था कि किसानों को वैसे यार देखो बेचारे इतने परेशान रहते हैं, साल भर में एक बार तो मुश्किल से कुछ कमाई होती है, उसमें भी ये क्या कहते थे कि आपके आधे जमीन पे जो है ना, कुछ हिस्से की जमीन पे आप हमें जो है ना इंडिगो ग्रो करके दोगे। इंडिगो एक फसल होती है, वो आप हमें ग्रो करके दोगे, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ब्रिटिशर्स ने कहा सिंथेटिक इंडिगो आने लगी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम अब इंडिगो ग्रो मत करो, इसका हमें जो है ना रेंट या वो दे दो, चुका दो हमें। तो अब किसान परेशान हो गए कि एक तो पहले हम इनको उगा के दें और अब वही रेंट की हुई जमीन पे हम कहां से दे पाएंगे इतना पैसा। तो इसलिए 1917 में गांधी जी ने एक मूवमेंट किया चंपारण में, ताकि वहां के किसानों की मदद की जाए, जिन्हें मजबूरन एक तो इंडिगो ग्रो करना पड़ता था, इतने हाई टैक्स वगैरह उनको देने पड़ते थे, इतना पैसा देना पड़ता था और बहुत खराब ट्रीटमेंट मिलता था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, है ना। तो गांधी जी ने पूरा फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया, पूरा उनका संगठन बनाया, उन्हें जागरूक किया कि यार आप अपनी डर क्यों रहे हो, आप अपने बिल्कुल खड़े हो सकते हो। प्रोटेस्ट किया इतना ज्यादा, जेल वेल गए, इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, है ना। एंड फाइनली कहीं ना कहीं गांधी जी ने उनके जो है ना टैक्सेस रिड्यूस करा दिए जो उन्हें पे करने थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा की मोमेंट था गांधी जी के एफर्ट्स में कि वो फार्मर के हक के लिए लड़ सके। और इससे क्या होता है ना, लोगों को खुद मोटिवेशन मिलती है ना, कि अगर कोई दूसरा आके हमारे लिए लड़ रहा है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते, है ना। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर? गुड क्वेश्चन। सभ्यता और संस्कृति के बारे में आप क्या समझते हैं? तो देखिए डेफिनेशन दी है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल। सभ्यता हम किसे कहते हैं? लोगों के डेवलपमेंट की एक दशा होती है, ये उनका सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे जो है ना एस्पेक्ट्स किस में आते हैं? सिविलाइजेशन। दूसरी तरफ कल्चर यानी क्या होती है? संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? इज ऑल द कस्टम्स, जो हमारे कस्टम्स होते हैं, जो हमारी मान्यताएं होती हैं, जिनमें हम बिलीव करते हैं ना, जीवन ऐसे जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, इनहेरिट हुआ है, वो कल्चर होता है ना। सिविलाइजेशन एंड कल्चर इनफैक्ट गो हैंड इन हैंड। तो जब हम, आपने देखा होगा, जब हम सिविलाइजेशन का नाम लेते हैं तो हम कल्चर का नाम लेते हैं, तो ये हैंड इन हैंड दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। What do your holy scriptures tell us about universal human values? Holy scriptures यानी हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें क्या बताते हैं ह्यूमन वैल्यूज के बारे में? Our holy scriptures tell us about the truth and sacrifice, है ना, सच के बारे में बताते हैं, है ना, और त्याग, है ना, भौतिक सुखों का त्याग कैसे किया जाता है ना, वह नहीं है, ये त है। एक सेकेंड फिर से लिख देती हूँ, तो समझ ही गए तुम लोग, त्याग, है ना, सैक्रिफाइस मीन्स त्याग। दे टेल अस दैट सच्ची खुशी किसमें है? स्पिरिचुअल परस्यूट्स में, है ना, स्पिरिचुअलिटी में है, रादर देन इन मटेरियलिस्टिक वंस। ठीक है, चलो नाउ यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, हाउ इज, ये सब आपके बुक के अंदर जो बॉक्सेस बने हैं ना उसके क्वेश्चंस हैं। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? तो आपको डिफरेंस बताना है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ बेटा। यूरोप में क्या है ना, ग्रीस और रोम की राइटिंग से उन्होंने लिया है, तो शुरू में तो बहुत अच्छा था लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होता गया। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें वो स्टडी है ना, क्योंकि हमारे जो पूर्वज लिख के गए थे हम उस पर बिलीव करते हैं कि भाई कोई एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत नहीं है, भौतिक नहीं, स्पिरिचुअल चीजों में हम ज्यादा बिलीव करते हैं, राइट। Why does गांधी जी say that mind is a restless bird? Now this is again a good question. गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि हमारा जो मन है एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है? What makes the mind restless? तो गांधी जी से मन रेस्टलेस बर्ड क्यों है? बिकॉज कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, जितना उसे मिलता है उससे ज्यादा हमेशा उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। Why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasures? Did they do the right thing? हमारे पूर्वजों ने हमें दूर क्यों रखा? सुख से, लग्जरीज से, पैसे से, इन सबसे दूर क्यों रखा? और क्या उन्होंने सही किया? तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे एंसेस्टर्स को पता था कि जितना हम ऐसे सुखों में घुसते हैं उतना हम असंतुष्ट होते जाते हैं जीवन में, कि और चाहिए और चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सही चीज करी, है ना, क्योंकि रिच लोग भी दुखी हैं और कितने तो गरीब भी सुख हैं। तो हैप्पीनेस क्या है? एक मेंटल स्टेट होती है ना, दिमाग से होता है, वो अंदर से जो हम सोचते हैं वहां से खुशी आती है, ना कि हमारी बाहरी चीजों से। ठीक है, चलिए। Why according to Gandhi have we stuck with the same kind of pluck as existed
thousands of years ago, should we do the same thing even today? तो देखो हम सेम प्लग में क्यों फंस गए हैं, अभी गांधी जी कहने वाले हैं। तो चीजें क्या है ना, कंपटीशन, जो मैंने आपको बताया था बेटा, है ना, कि कंपटीशन से क्या होता है, मैंने आपको वो याद है ना सैलरी वाला एग्जांपल दिया था। बस कंपटीशन में संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हमें लगता है सामने वाले को इतना मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा, जबकि हमें जितना मिल रहा है हमारे लिए पर्याप्त है। बट वही है, कंपटीशन के कारण जो है ना, हम उसी एक होता है ना साइकिल में फंसे जा रहे हैं, है ना, उसी गड्ढे में हम गिरे जा रहे हैं बार बार, है ना, ठीक है। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, हमारे पूर्वज बड़े शहरों को किस नजर से देखते थे? तो कहीं ना कहीं वो लार्ज सिटीज को क्या देखते थे, एक स्नेयर के जैसे। स्नेयर का मतलब बताया था बेटा मैंने लेसन में, क्या होता है, जाल, एक माया जाल है कि जितना जितना यहाँ सुख दिखेंगे उतनी उतनी परेशानियां भी हैं, चोरों के गैंग्स होंगे, रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन, दूसरी सारी चीजें यहाँ पे बढ़ती जाएंगी, है ना। कहीं ना कहीं वो शहरों से ज्यादा खुश नहीं थे, उन्हें विलेजेस ही अच्छे लगते थे। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, मैंने आपको कहा था ना, क्वेश्चन आता है ट्रू होम रूल क्या था, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल से अपने काम करते थे, जो भी उनका नौकरी धंधा होता था वो करते थे, इंडिपेंडेंटली जीते थे, कोई उन पे राज करने वाला नहीं, कोई उनको किसी के गुलाम नहीं थे, वो फ्री टू फॉलो अपने ट्रेडिशंस फॉलो करते थे। लोकल रिसोर्सेज, यानी बाहर से ऐसा नहीं आज इंपोर्टेड चीजें चाहिए, वहीं उग रहा है, वहीं खेती कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, है ना, लोकली चीजें खरीद रहे हैं, बिल्कुल शांति का जीवन। तो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है, एंड अपने जीवन के ऊपर खुद का कंट्रोल, कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है ना। जैसे आज मॉडर्न मैन की बात करें तो हमें मशीनें कंट्रोल कर रही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनका एकदम सिंपल था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने सच्चा होम रूल एंजॉय किया है। ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन किन चीजों पे आधारित है, बिल्कुल याद, देखो मैं पढ़ा रही हूं, साथ में याद करते जाओ, अलग से नहीं करना पड़ेगा। मटीरियलिज्म, वायलेंस एंड ब्रूटिलिटी, कहीं ना कहीं भौतिक सुखों के पीछे, वायलेंस यानी हिंसा के पीछे, ब्रूटिलिटी यानी कट्टरता के पीछे, इन सब चीजों के पीछे जो है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूरा बेस्ड है। ओके, या मॉडर्न सिविलाइजेशन, एक ही बात है, वेस्टर्न भी कह सकते हो, मॉडर्न भी कह सकते हो, एक ही है बात, ठीक है। What did the author convey to the countrymen about dealing with modern civilization? तो वही उन्होंने कहा है, ऑथर मतलब कौन है, लेखक, लेखक कौन हुए, गांधी जी। तो उन्होंने यही कहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन मॉरल बीइंग को ऊपर करता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी, अनैतिकता को, तो हमें उससे काफी ज्यादा दूर ही रहना चाहिए, ये कहते हैं वो, है ना, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। What is the distinguishing character of modern civilization? तो उन्होंने ये कहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन किससे मार्क होता है, एंडलेस डिजायर, ना खत्म होने वाली इच्छाएं। डिजायर का मतलब क्या होता है बेटा, इच्छा, तो यानी अनंत इच्छाओं से, है ना, कि जितना है उतना ज्यादा चाहिए। पोजेशन यानी होना, चीजें और ज्यादा चाहिए, ठीक है। चलो, द ऑथर परसीव डेंजर फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन, हाउ, देखो ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं क्वेश्चंस का सेंस सेम ही है, आंसर सेम ही जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, सिर्फ पूछने के तरीके अलग हैं, बात वही पूछ रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन खराब क्यों है, डेंजर क्यों है, क्या है, तो आपको बताना है क्योंकि ऐसे ऐसे इन्वेंशंस होते हैं जिससे हम रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में। तो वही वाली चीजें कि क्षणिक सुख के लिए हम क्यों परमानेंट अपना नुकसान करें, ऐसा है। व्हाट डज द ऑथर प्रेफर टू मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म की बजाय गांधी जी किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता देते थे, तो वो स्पिरिचुअलिज्म को ज्यादा प्राथमिकता देते थे मटेरियलिज्म के मुकाबले। ओके, चलिए, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारी सभ्यता किस पे डिपेंड करती है, नॉट बाय डिमांडिंग मोर, नॉट है ना, ज्यादा ना डिमांड करते हुए लेकिन जरूरतों को लिमिट करते हुए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ द टर्म, रियल सेंस में सिविलाइजेशन का मतलब होता है डेलिबरेट वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, वही बात है कि जरूरतों के पे रोक लगाना या उनको लिमिट करना। चलिए, अब लेसन के एंड में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े लेंदी आंसर्स हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं और यहीं पे आप परेशान होते हो, लेकिन होना नहीं, बढ़िया से आंसर लिखे हैं मैंने, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. इस लाइन से गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, क्या आप उनके व्यूज बता सकते हैं कि what is he trying to say? तो ये पूरा आंसर है, मैं एक मिनट साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोलती रहूंगी तब तक आप सुनते जाओ। गांधी जी क्या बिलीव करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन नहीं बीट करी जा सकती, और मैंने बुक की भी लाइनें लिए हैं जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, है ना।
तो उन्होंने क्या किया है, इंडियन सिविलाइजेशन को कोई बीट नहीं कर सकता। रोम, ग्रीस, सबके एग्जाम्पल दिए, सबकी सभ्यताएं आज नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हिंदुइज्म इतना, हमारी जो नींव मजबूत है, तो उस कारण से ये डगमगा नहीं जा सकती है ना। हमारी ग्लोरी, हमारी ब्यूटी हमेशा बढ़ती ही रहेगी। हमारे रिलीजन्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत ज्यादा जागरूक है ना, और हम मटेरियल से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। तो यही सारी चीजें हमने अच्छे, देखो लॉन्ग आंसर में आपको थोड़ा इंक्रीज करके उसी सेम बात को, देखो लेसन, पूरे लेसन में आपको सिंपल बात तो कुछ है ही नहीं इतना, वही बात कही जा रही है, बस कहने के तरीके अलग है। तो लॉन्ग आंसर है, उसमें आप थोड़ा उसको डिटेल में बताओगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains a lesson unsatisfied. Pick out other metaphors used in the lesson. How do these metaphors help Gandhiji in persuading the readers? Metaphor क्या होता है, पहले एक मिनट ये समझना है ना। इंग्लिश में हम बेटा फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, वैसे ही इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, और उसमें से एक अलंकार है आपका मेटाफर, ठीक है, रूपक अलंकार, मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है, जब हम किसी एक चीज की तुलना दूसरे से कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा, एग्जाम्पल सुनना मेरा बच्चा, मैंने कहा ही इज, सुनना है ना अच्छे से, पहले देख लेना, नहीं समझोगे दिक्कत हो जाएगी। ही इज अ लायन while fighting, ओके। मतलब मेरा एक दोस्त है जो लड़ाई कर रहा है, और जब वो लड़ाई करता है ना, तो वो क्या है, मैंने कैसा बताया भाई, तगड़ा लड़ाई करता है, एक शेर है, मतलब लड़ाई कर रहा है, मतलब समझो शेर लड़ रहा है। तो मैंने एक व्यक्ति की तुलना किससे करी है, शेर से करी है। दैट इज अ मेटाफर, दैट इज अ सिंपल मेटाफर। तो अब यहां पे आप देखोगे गांधी जी ने माइंड, मन की तुलना किससे की है, मन को कहा है रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन चिड़िया। एक है मन, एक चिड़िया, कितने अलग हैं, लेकिन तुलना की है। तो आपको सिंपली बताना है कि पूरे लेसन में और किस जगह पे गांधी जी ने तुलनाएं करी हैं, ओके। चलिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। काफी सारे मेटाफर्स उन्होंने यूज किए हैं। एक तो रेस्टलेस बर्ड उन्होंने यूज किया था, है ना, मैं यहाँ हाईलाइट करती जा रही हूँ, उसके बाद जो है आप नोट कर सकते हो। ये थोड़ा मोटा चलेगा, चलो रहने दो, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, तुमको दिख जाएगा, फिर तो लॉन्ग आंसर है, लेंदी आंसर है, आप पढ़ दोगे बाद में, ठीक है। चलो ये देखो, ये वाला ब्रश यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया, गोल्डन फ्लीस हो गया, उन्होंने यूज किया था, है ना। वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड इट ट्रू ऑन द एनुअल ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, है ना। एंड कितने अच्छे से वो समझ आता है कि एक ब्लैक स्मिथ, एनुअल बेसिकली क्या होता है, लोहार जो होता है ना, हैमर करता है, वो एनुअल ऑफ एक्सपीरियंस से कहा है उन्होंने, ऐसे लोहार का एग्जांपल लेते हुए उन्होंने कहा है, ठीक है। तो अलग अलग मेटाफर्स उन्होंने यहाँ पे यूज किए हैं। अब जैसे एक और, सिविलाइजेशन इज द शीट एंकर ऑफ आवर होप। एंकर मैंने आपको बताया ना बेटा, शिप वगैरह जो होती है, शिप को एक जगह पे खड़ा करने के लिए एक एंकर यूज होता है, सहारा, ऐसे एंकर से उसको लगा देते। तो कैसे अलग अलग उन्होंने मेटाफर्स यहाँ पे यूज किए हैं। और बड़े शहरों को गांधी जी ने स्नेयर कहा है, स्नेयर जैसे जाल। तो जाल आपको एक माया जाल दिखेगा, या एक चूहे का पिंजरा जैसा जाल से आप कंपेयर कर सकते हो ना, कि कैसे बड़े शहर एक जाल है, हम जाते हैं और फंस जाते हैं, है कि नहीं। तो यही सारे मेटाफर्स यूज किए हैं और उसकी डिटेल दी गई है, ओके। चलिए, अ मैन इज नॉट नेसेसरी, क्वेश्चन 3 है बेटा, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। तो यही है, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। What according to Gandhi holds the key to real happiness? सच्चा सुख किसमें है और गांधी इस हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करते हैं? अगेन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत देखो ध्यान से। गांधी जी के अनुसार हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, है ना, ये एक मन की स्थिति है। वो कहते हैं रिच, अमीर, गरीब होने से कोई सुख की डेफिनेशन नहीं होती है। सुख आपके अंदर है, संतुष्टि आपके अंदर है, आपके मन से आती है ना। और ये जो हम लग्जरीज और कंफर्ट सोचते हैं, इनसे सुख है नहीं, उल्टा ये हम पे बोझ है और हम इनके जीवन में कभी ना कभी गुलाम ही बनते जाते हैं। तो सच्चा सुख मन में है और यही हमारे एंसेस्टर्स ने हमें बताया है, ओके। चलिए, क्वेश्चन 4 कहता है, why did our ancestors feel satisfied with small villages? Did they do the right thing? Will it be wise today to follow our ancestors in this connection? Give your own view. तो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्यों संतुष्टि हुई कि छोटे गांव में छोटा सा शांति भरा जीवन जीने में ही क्यों सुख है, और क्या उन्होंने ये सही चीज करी थी। तो वही बात है जो हमने शॉर्ट आंसर में देखी थी कि हमारे एंसेस्टर्स सिंपल लिविंग में इसलिए मानते थे क्योंकि उससे हमारा ट्रू होम रूल है, अपना खाओ, अपना पियो, शांति से, है ना। कोई भौतिक चीजें नहीं, किसी चीज के आप
गुलाम नहीं बन जाते। गुलाम बन जाते हो ना, वो आप चीज आपको मजबूर कर देती है कि आप उसके बिना जीवन में फिर आगे काम ही नहीं कर पाते हो, है ना, ऐसा हो जाता है। तो अपने अपने ऑक्यूपेशंस फॉलो करते थे। तो उस टाइम में चोरियां वगैरह भी नहीं होती थी, जो आज कितनी बढ़ गई हैं, क्राइम कितने बढ़ गए हैं, दुष्कर्म कितने बढ़ गए हैं, वो नहीं होते थे उस टाइम में इतने, क्योंकि सुख भरा जीवन था, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई खराब चीजें हमें आसपास देखने को नहीं मिलती थी। तो इंसान का देखो, इन सब आप मानोगे नहीं, क्राइम्स क्यों बढ़ते हैं ना, क्योंकि इन सब चीजों से इंसान का दिमाग भी बहुत ज्यादा खराब होता है ना, काफी ज्यादा कहीं ना कहीं इन चीजों से दिमाग भी खराब होता है। तो ऐसे ही दुष्कर्म भी बढ़ते हैं। आज देखोगे और लोग बड़े बड़े, देखो हर इंसान बड़े शहर आ रहा है कमाने के लिए, ज्यादा कमाना है, ज्यादा चाहिए, तो उतनी ही चीजें खराब भी होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी जी बिलीव एंड इवन आई बिलीव कि जो पहले वाला जीवन था स्मॉल विलेजेस में रहने वाला, वो काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी था, संतुष्टि था, उससे संतुष्टि मिलती थी। चलिए, डिस्कस द नेगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अच्छा पॉइंट है, क्योंकि पूरे लेसन में हमने यही पढ़ा है कि नेगेटिव फीचर्स क्या क्या खराबियां थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, वो आप बता सकते हो। तो बच्चा, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है मटेरियलिज्म, दूसरा है सेल्फ इंडल्जेंस। मटेरियलिज्म यानी भौतिक चीजें, सेल्फ इंडल्जेंस यानी खुद ही जरूरतों के अंदर घुस जाना, है ना, जरूरतों को बढ़ा देना। एक्सप्लॉइटेशन यानी नष्ट करना, है ना, जितनी चीजें हैं नष्ट हो चुकी हैं काफी, जो सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं। वैल्यूलेस एजुकेशन, देखो वो एजुकेशन देते तो हैं, पढ़ाई लिखाई में करते तो हैं आगे, लेकिन वैल्यूलेस, वैल्यू यानी इसमें कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ आप जो है ना साइंस मैथ्स ये सब पढ़ते हो। कमर्शियल एजुकेशन है, धंधा कैसे करना है, पैसे कैसे कमाने हैं, मेन उसी पे बेस इनकी एजुकेशन है, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट्स बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अगेन अ गुड क्वेश्चन। इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है, वो भौतिक सुखों पे डिपेंड है, हमारी स्पिरिचुअल सुखों पे डिपेंड करती है ना। जरूरतें उनमें बढ़ाते हैं, हमारे में कम करते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो डिटेल में दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं साइड हो गई हूं, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, a certain degree of physical harmony and comfort is necessary but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। सही बात है। देखो इंसानों का शरीर होता है, आत्मा होती है, आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबको पता है, शरीर तो राख हो जाता है। लेकिन अब क्या है ना कहीं अगर हम अपनी जरूरतों को बढ़ा देते हैं, फिजिकल कंफर्ट को बढ़ा देते हैं, तो वो हमारे ही पीछे पड़ जाती है, क्योंकि हम उसके गुलाम बन जाते हैं, ठीक है। सही बात है। तो थोड़ी बहुत फिजिकल हार्मनी ठीक है यार, कि अब आप ऐसा नहीं है जमीन पे सोने लगो, बिस्तर पे सो रहे हो, थोड़ी बहुत कंफर्ट रोजमर्रा के जीवन के हिसाब से सही है, लेकिन वो बढ़ने ही नहीं चाहिए, है ना। बेड ऑफ रोजेस चाहिए, गुलाब पूरे बिस्तर पे बिछे हुए, है ना, नीचे उठे तो मखमल की चप्पलें हो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ, वो फिर आपको गुलाम बना देंगे ना, कि आप फिर उसके बिना जी ही ना पाओ, वो वाली चीजें हो जाती हैं। ओके, ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली आपको जो है लेसन अच्छे से समझ आया हो। अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे लेसन 2 बिहार बोर्ड का। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।